गरीब ने बनाया घास का घर, ड्रेस, कूलर। सुजाता बहू, शाम होने को आई है, घर नहीं चलना क्या? जाना तो है माँ जी, लेकिन मन नहीं कर रहा जाने का। इस ठंडी ठंडी घास और इन हवाओं को छोड़कर उस घुटन भरे घर में कौन ही रहना चाहेगा। सुजाता बहू, तेरी हालत समझती हूँ मैं। ऐसी गर्भवती अवस्था में तुझे ठंडी ठंडी चीज खाने का मन करता होगा, कूलर की ठंडी हवा के सामने सोने का दिल चाहता होगा। लेकिन बहू क्या करें, अब जब भगवान ने ही किस्मत में गरीबी लिखी है तो उसे कैसे बदले। चल बहू, घर चल, अंधेरा होने को आया है। संगीता अपनी गर्भवती बहू सुजाता को उठाती है और दोनों सास बहू फूल और घास से भरे हुए बाग से निकलकर सीधा अपने घर आ जाते हैं। सुजाता जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी 6 साल की बेटी परी घर के कोने में बैठकर जोर जोर से रो रही है। क्या हुआ परी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आज फिर मेरे सभी दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। मेरे बड़ी फ्रॉक को देखकर वो हंस रहे थे और आज तो उन्होंने मुझे खिलाने से भी मना कर दिया। कह रहे थे मैं गरीब हूँ और मैं उनके साथ नहीं खेल सकती। मुझे एक नई ड्रेस ला दो ना माँ, मैं कब तक इस पुरानी फटी हुई फ्रॉक को पहनूंगी। लाऊंगी मेरी बच्ची, जरूर लाऊंगी, और एक नहीं 2 लेकर आऊंगी, बस थोड़ा इंतजार कर ले। इतना कहकर सुजाता परी को अपने सीने से लगा लेती है, जिसके बाद रात होती है और सभी लोग खाना खाकर गर्मी में सो जाते हैं। क्या यार, कब तक इस गर्मी में बिना पंखे कूलर के और सोना पड़ेगा। क्या हुआ अनामिका? पूछ तो ऐसे रहे हो भैया जैसे तो आपको कुछ पता ही नहीं है। 2 साल से कह रही हूँ कि एक कूलर ले आओ, लेकिन मजाल है आपके कान पर जू रेंगी हो। अनामिका, ये क्या तमीज है बड़े भाई से बात करने की? माँ आप तो चुप ही रहो, आप लोगों की आदत होगी इस गर्मी को बर्दाश्त करने की, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है ये गर्मी। इतनी गरीबी में जीने से अच्छा किसी ट्रक के सामने आकर मर जाऊं। अनामिका को गर्मी से इतना परेशान होता देख और उसकी बातें सुन सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही गरीबी और गर्मी में पूरे परिवार के दिन गुजरने लगते हैं। सुजाता, आज मेरे 2 दोस्त घर आ रहे हैं तो तुम उनके लिए खाना बना देना। लेकिन जी घर में तो मेहमानों के लायक कुछ है ही नहीं, क्या हम उन्हें दाल चावल खिलाएंगे? अब जो है वही खिलाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इतना कहकर अरजीत अपने मजदूरी के काम पर निकल जाता है। शाम होते ही सुजाता 2 लोगों का खाना ज्यादा बना देती है, जिसके बाद अरिजीत अपने दोनों दोस्त केशव और प्रदीप के साथ घर आता है। अरे अरजीत भाई, जरा कूलर चलाओ, गर्मी में क्या मरने का इरादा है? केशव, हमारे घर पर कूलर नहीं है और ना ही पंखा है। क्या? इतनी गर्मी में तुम्हारा पूरा परिवार बिना कूलर पंखे के रहता है? भाई मैं तो बिना पंखे कूलर के इतनी गर्मी में मर ही जाऊं। प्रदीप की बात सुन केशव चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुजाता जैसे ही केशव और प्रदीप को दाल चावल परोसती है। ये क्या अरजीत, घर आए मेहमानों को तुम लोग दाल चावल खिलाते हो? अरे क्या तुम लोगों की पनीर लाने की भी हैसियत नहीं है? मैं तो इसका घर ही देखकर समझ गया था, जिसके घर में इतनी गर्मी में एक कूलर और पंखा तक नहीं है, वो क्या ही हमें पनीर खिलाएगा। केशव, प्रदीप, अरिजीत और उसके पूरे परिवार की बेइज्जती कर वहां से चले जाते हैं। इतनी बेइज्जती के बाद पूरे परिवार में से कोई किसी से आंखें नहीं मिला पाता। माँ जी, कब तक हम यूं ही ऐसे ही गरीबी और गर्मी की मार झेलते रहेंगे? वो तो शुक्र है कि हमारे घर के पास ही ये बाग है, जिसकी ठंडी घास पर आकर हम लोग थोड़ी देर लेट जाते हैं। अगर ये भी ना होती तो हम लोग तो मर ही जाते। बहू फिक्र मत कर, एक दिन देखना सब कुछ ठीक होगा। हमें इस गरीबी और गर्मी दोनों से राहत मिलकर ही रहेगी। दोनों सास बहू एक दूसरे को संभालती हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सुजाता और रोज की तरह घर के काम करके बैठी होती है कि तबीयत अचानक गर्मी की वजह से सुजाता को उल्टी शुरू हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसे देख संगीता और अनामिका जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये गर्भवती है। ऐसी हालत में इतनी गर्मी में इनका इस तरह गर्मी में रहना ठीक नहीं है। अगर ये इसी तरह गर्मी में रही तो कल को इनकी हालत और खराब हो सकती है और इसका सीधा असर इनके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुन सारा परिवार रोने लगता है कि तभी उनका मकान मालिक सोहम लाल वहां आता है। अरे जब भी इस घर में आता हूँ तुम सब मनुष्यों को रोता ही पाता हूँ। बहुत हो गया रोना धोना, चलो अब मेरा घर खाली करो। सोहमलाल जी, ये क्या कह रहे हैं? जरा मेरे परिवार और पत्नी की हालत तो देखिए। मैं ऐसी हालत में उन्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? आप मुझे बस थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगा। अरे इतने महीने से तो तूने किराया चुकाया नहीं, अब कैसे चुका देगा? हाँ, अगर 1 घंटे में तुम लोगों ने घर खाली नहीं किया तो सीधा पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? पुलिस का नाम सुन सारा परिवार सहम जाता है, जिसके बाद सभी लोग थोड़ा बहुत सामान लेकर सुजाता को संभालते हुए घर से बेघर हो जाते हैं
और उसी बाग में जाकर बैठ जाते हैं जिसमें अक्सर संगीता और सुजाता बैठा करती थी। मन तो कर रहा है कि जहर लाकर खुद भी पी लूं और तुम लोगों को भी पिला दूं। कम से कम ऐसी नरक से भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के तूने हमें इसीलिए ही पैदा किया था ताकि हम ऐसी जिल्लत और गरीबी से भरी जिंदगी जी सके। अब तो कुछ कर भगवान, अब तो कुछ कर। सुजाता इतना बोलती ही है कि तभी सुजाता का आंसू बाग में लगे फूल और उसके नीचे उगे घास पर गिर जाते हैं। और तभी सुजाता, रोना बंद करो, तुम हमें ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं संगीता, हम इस बाग के जादुई घास और फूल हैं। जादुई घास और फूल? ये कैसे हो सकता है? हम रोज देखते हैं कि तुम दोनों सास बहू कैसे हमारे बाग में आते हो और हमसे ढेर सारी बातें कर हमें रोज पानी भी पिलाते हो, इसलिए आज हमसे तुम्हारा रोना देखा नहीं गया। बताओ तुम रो क्यों रही हो? उस जादुई घास और फूलों के पूछने पर सुजाता और संगीता उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुन अच्छा, तो तुम लोगों के पास घर नहीं है, बस इतनी सी बात। लो, हम अभी तुम्हारी इस परेशानी को हल कर देते हैं। जादुई घास के इतना कहते ही ढेर सारी घास हवा में उड़ने लगती है और देखते ही देखते घास का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देख वो सभी हैरान होते हैं। अब से तुम सभी लोग इस घास के घर में रहोगे। लेकिन अगर ये घर टूट गया तो? ये नहीं टूटेगा, क्योंकि ये कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई घास से बना हुआ घर है। जादुई घास की बात सुन सारा परिवार बहुत खुश होता है और अब सभी लोग उस जादुई घास के बने हुए घर के अंदर जाते हैं। अरे वाह, ये घर तो अंदर से काफी ज्यादा सुंदर है। और वो देखो माँ, वहाँ तो घास का पलंग भी बना हुआ है और यहाँ ये घास का चूल्हा। इस जादुई घास के अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब तो मैं अपने इस घास के घर के अंदर ही खेलूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। पूरे परिवार को अपना घर मिल चुका था, जिसकी खुशी सबको बहुत थी। जिसके बाद अब पूरा परिवार जादुई घास के बने हुए घर के अंदर रहने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। सभी लोगों ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। आते हुए थोड़ा सा राशन ले आना। कैसे लाऊं सुजाता? मजदूरी के काम में 50 रुपए कमा पाता हूँ, उसमें भी सेठ हमेशा आनाकानी करके पैसे काट लेता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काश हमारे घर में हमेशा राशन भरा हुआ होता और कभी खत्म नहीं होता। अरिजीत जैसे ही ये बोलता है कि तभी दोनों पति पत्नी के सामने आटा, चावल, दाल, मसाले, तेल और सब्जियों से भरे ढेर सारे बोरे आ जाते हैं और इसी के साथ एक आवाज भी आती है। मैं जादुई घास का घर हूँ, इसलिए तुम लोग जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पूरा परिवार उस जादुई घास के घर की बात सुन काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद अब सभी ए जादुई घास के घर, क्या तुम मुझे एक सुंदर सी ड्रेस दे सकते हो? देखो ना, मेरी ड्रेस कितनी पुरानी हो गई और फट भी गई है। परी के इतना बोलते ही परी के सामने घास की बनी हुई सुंदर सुंदर ड्रेस आ जाती है, जिस पर छोटे छोटे गुलाब और चमेली के फूल भी लगे होते हैं। अरे वाह, मेरी घास की ड्रेस तो बहुत ज्यादा सुंदर है। अब तो मेरे सभी दोस्त मुझे साथ में खिलाएंगे ना माँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, वैसे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। जाओ इसे पहन कर आओ। परी वो घास की ड्रेस पहन कर आती है। अरे वाह, मेरी परी तो सच में परी लग रही है घास की ये ड्रेस पहनकर। फिर सभी लोग एक एक करके परी की तारीफ करते हैं। इतने में अनामिका कहती है, वैसे तो ये घास का घर काफी ज्यादा ठंडा है, लेकिन क्या तुम हमें कूलर दे सकते हो? इस गर्मी में बिना कूलर के रहा नहीं जाता। अनामिका के इतना बोलते ही जादुई घास का बना हुआ घर उन्हें घास का कूलर देता है, जो बिल्कुल असली कूलर की तरह चलता है और जिसकी हवा के सामने तो एसी की हवा भी फेल है। माँ, ये घास का कूलर तो बहुत अच्छा है। अब तो हमें कभी भी गर्मी में सोना नहीं पड़ेगा। अब सारे परिवार एक एक करके उस जादुई घास के घर से चीज मांगते हैं, कभी अपने लिए तो कभी घर के लिए। और अब दोनों सास बहू जादुई घास की मदद से गरीब लोगों की भी मदद करते हैं, उन्हें छोटे छोटे पंखे देकर। वहीं अरिजीत मजदूरी का काम छोड़कर अपनी एक राशन की दुकान खोल लेता है और कुछ हफ्तों में सुजाता की डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है, जहां सुजाता एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है और पूरा परिवार हंसी खुशी उसी घास के घर में घास की बनी हुई चीजों के साथ रहता है।